अस्सलाम वालेकुम। आज से हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कैलकुलस की हमारी पहली वीडियो है। हम कैलकुलस का क्विक रिव्यू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम आज कैल फंक्शंस, ग्राफ्स, डोमेन, रेंज और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन हम जानते हैं कि फंक्शन इज़ अ रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स डी एंड ई। अगर हम उनको कह दें, फॉर एग्जांपल ये सेट डी है और ये सेट ई है। अगर सेट डी के तमाम एलिमेंट्स सेट ई के एलिमेंट्स पर मैप हों तो इस तरीकाकार को फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलिमेंट्स हों 1, 2, 3 और 4। सेट ई में हम एलिमेंट्स ले लें ए, बी, सी, डी। अगर सेट डी के तमाम एलिमेंट्स को ई के एलिमेंट्स के साथ इस तरह से मिला दिया जाए, फॉर एग्जांपल 1 को हम ए पर मैप करवा दें, 2 को सी पर मैप करवा दें, 3 को भी सी पर मैप करवा दें और 4 को बी पर मैप करवा दें, तो ये हमारे पास सेट डी से सेट ई की तरफ एक फंक्शन मिल गया है। यहाँ ये जो सेट डी है इसको डोमेन ऑफ द फंक्शन कहा जाएगा, सेट ई को को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहा जाएगा, जबकि ई में ऐसे एलिमेंट्स जो डी के एलिमेंट्स के इमेजेस हैं उनको रेंज कहा जाता है। यहाँ जैसे लिखा गया कि एफ ऑफ डी इज द रेंज कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डी, कि डी के एलिमेंट्स 1 बाय 1 उठाएं, उनके इमेजेस जो होंगे सेट ई में वो रेंज होंगे। ज़रूरी नहीं होता कि को डोमेन और रेंज बराबर हों, और अगर वो बराबर हों तो उस सूरत में वो फंक्शन ऑन टू होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें एक ग्राफ दिया जाता है और उसके बारे में हमने डिस्कस करना होता है कि क्या ये एक फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट हेल्पफुल होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें ये एक ग्राफ दिया गया है, हम इस ग्राफ के ऊपर कहीं भी कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो इसे मैक्सिमम एक पॉइंट पर कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक ग्राफ का फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास ग्राफ फॉर एग्जांपल इस तरह का हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रा करें, वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो ये इसे एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है, इसलिए ये एक ग्राफ का फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट इसलिए हेल्पफुल है कि किसी ग्राफ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं 1 to 1 फंक्शन की। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि 1 to 1, एक से एक की मुताबिकत हो, तो ऐसे फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट डी है और ये सेट ई है। अगर यहाँ हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स लें एक्स और वाई, अगर x और y इक्वल ना हो और उसके साथ साथ x और y के इमेजेस भी डिफरेंट हों, f ऑफ x और ये अगर इसका इमेज है f ऑफ y, यानी अगर इम्प्लाई हो x नॉट इक्वल y से हमें ये इम्प्लाई हो कि f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ y, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन 1 to 1 है। लेकिन अगर एक फंक्शन का, रियल वैल्यूड फंक्शन का हमें ग्राफ गिवन हो तो उससे हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो आप देखें कि इस पर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा करें तो ये इसे मैक्सिमम एक पॉइंट पर कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है। लेकिन अगर हम यहाँ एक और फंक्शन इस तरह से ड्रा करें जो यूं हो कि ये इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि ये इस ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है, इसलिए ये जो ग्राफ है ये एक 1 to 1 फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी सिंपल सी कैटेगरी है इवन एंड ऑड फंक्शंस। अगर किसी फंक्शन में माइनस एक्स, उसकी डोमेन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देने से अगेन एफ ऑफ एक्स ही मिले, तो फिर ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। और अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है। जैसे आप देखें एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है और साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स में अगर हम माइनस एक्स पुट कर दें तो साइन ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, तो आपको एक दिए गए फंक्शन को ये चेक करना आना चाहिए कि वो इवन है या ऑड है। अब एक और ग्राफिकली इनका फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पास एक इवन फंक्शन हो तो वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द वाई एक्सिस। अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ यूं होता है, यूं।
तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के एक तरफ जैसा ग्राफ है दूसरी तरफ भी वैसा ही ग्राफ है, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कि दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जब भी एक इवन फंक्शन का ग्राफ होगा हमारे पास, वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। यानी इवन फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए अगर हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यूज के लिए फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लें और उसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक शो करते हुए दूसरी तरफ भी बना दें तो ये काफ़ी होता है। अच्छा, अब जो ऑड फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कैसे? अब देखें यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है साइन एक्स की, तो साइन एक्स यूं ग्राफ चलता है, आगे हम इसको भी देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक है, जैसा ये इस तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ भी है, तो इसलिए ये भी ग्राफिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो ये ऑड और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हम एक और बड़ी बेहतरीन इसकी क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं, पावर फंक्शंस। पावर फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं कि अगर n हमारे पास कोई सा भी एक रियल नंबर हो और f ऑफ x हम डिफाइन करें x पावर n, तो ऐसे फंक्शन को पावर फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल x पावर 5, x पावर 100, x पावर -3, हत्ता कि x पावर 3/2, इस तरह के जितने फंक्शंस हैं ये सारे पावर फंक्शंस हैं। अब इनके कुछ सिंपल से फंक्शंस के ग्राफ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कि अगर हमारे पास n 1 के इक्वल हो तो उस सूरत में पावर फंक्शन y इक्वल x होगा और वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बिल्कुल दरमियान से कट कर रही है। अगर y इक्वल एक्स स्क्वायर हो तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक इवन फंक्शन, और ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका ग्राफ जैसा x एक्सिस y एक्सिस से एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ भी होगा, यानी यहाँ पर n 2 के इक्वल था। अगर हम n 3 ले लें तो y इक्वल एक्स क्यूब बनेगा और उसका ग्राफ कुछ यूं होगा। आप इसका टेबल बनाकर भी ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम n4 लें तो आप देख सकते हैं ये एक इवन फंक्शन है y इक्वल एक्स पावर 4 और ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। सिमिलरली y इक्वल एक्स पावर 5, एक्स पावर 6 एंड सो ऑन। आप ये पैटर्न भी इसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एक्स पावर 4 के ग्राफ में मुशाबहत ये है कि ये नीचे की तरफ फ्लैट है एक्स पावर 4 का ग्राफ, और x पावर 2 का ग्राफ इतना फ्लैट नहीं है x एक्सिस की तरफ। इसी तरह x पावर 6 का ग्राफ x एक्सिस के साथ ज़्यादा फ्लैट होगा। इसी तरह आप x क्यूब और x पावर 5 को भी देख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जैसे यहाँ नीचे देखिए कि 3 खुद एक इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 के इक्वल होगा। इसी तरह 3.5 आप देखें तो 3.5 से छोटा जो मुकम्मल इंटीजर है वो 3 है, तो इसलिए 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3 के इक्वल ही है। जैसे यहाँ नीचे डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, या इसको ब्रैकेट फंक्शन भी कहा जाता है। अगर हमारे पास x की वैल्यूज़ -1 से -2 के दरमियान रहें तो फंक्शन की वैल्यू होगी -2। अगर x की वैल्यूज़ -1 से 0 के दरमियान हो तो फंक्शन की वैल्यू होगी -1। अगर 0 से 1 के दरमियान रहें, 0 भी शामिल है, और 1 से छोटी जो भी वैल्यूज़ हम लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x का इमेज 0 होगा। अगर हम इसे रियल लाइन पर समझें तो यूँ समझ सकते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 एंड नेगेटिव में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर तो हम यहाँ से कोई एक इंटीजर लेते हैं, और कोई भी n अगर हमारे पास एक इंटीजर है तो n का ब्रैकेट फंक्शन, ये डबल ब्रैकेट भी लगाई जाती है, समटाइम सिंगल भी लगाई जाती है, ये तो n के इक्वल होगा इफ n इज एन इंटीजर। लेकिन अगर इंटीजर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक नंबर पिक करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो इमेज होगा वो इससे पिछला इंटीजर होगा, 1 होगा, लेफ्ट साइड पर जो इंटीजर है। जैसे यहाँ आप -3.5 की बात करें तो -3.5 यहाँ पर मौजूद है, तो इसके लिए इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी वो -4 होगी। तो इस तरह किसी भी इंटीजर या नॉन इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो इसके ग्राफ की, तो वो ये बना हुआ है। अब इसका ग्राफ देखें हमने कैसे ड्रा किया है कि अगर x की वैल्यूज़ -1 से -2 के दरमियान है
चलें अगर हम एग्जैक्टली -2 की बात करें तो -2 पर फंक्शन की वैल्यू है -2, ये x -2 है और y की वैल्यू -2 यहाँ पर होगी। अब -2 से जैसे जैसे हम -1 की तरफ बढ़ेंगे फंक्शन की वैल्यू -2 ही रहेगी, लेकिन जब हम -1 पर पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। और फिर -1 से जब हम 0 की तरफ x की वैल्यूज को बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू -1 ही रहेगी, लेकिन जब हम 0 पर पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसी तरह 0 से 1 की तरफ जाते हुए फंक्शन की वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन जैसे ही हम 1 पर पहुंचेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो इस तरह ये इस फंक्शन का ग्राफ बनता है। अच्छा, इस ग्राफ को देखते हुए हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, इसकी लिमिट कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो आप देखें कि इसका जो ग्राफ है ये एक स्टेप फंक्शन का ग्राफ है, जंप डिसकंटिन्यूटीज हैं इसमें। आप अगर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना चाहें तो 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 है, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ब्रैकेट x, डबल ब्रैकेट या सिंगल ब्रैकेट एक ही बात है, दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम इसकी राइट हैंड साइड से 1 पर इसकी लिमिट चेक करें तो वो पॉजिटिव 1 है, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट साइड ब्रैकेट ऑफ x दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही 1 पर, यानी 1 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली 2 पर भी एग्जिस्ट नहीं करती, 3 पर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर्स के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसे आप ये 3 से 4 के दरमियान कोई सा भी एक नंबर लें, ये अगर हमारे पास नंबर है 3.5 तो 3.5 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट फंक्शन है इनकी लिमिट इंटीजर्स पर एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट इज पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ये मॉड इसीलिए इसे पॉजिटिव वैल्यूज देता है क्योंकि ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ वी टाइप बनेगा कुछ इस तरह से। ओके, इसको वी टाइप ग्राफ कहते हैं। लेकिन अगर x मॉड की जगह हमें ये दे दिया जाए कि व्हाट इज द x माइनस 3 मॉड, तो x माइनस 3 मॉड भी इसी तरह से डिफाइंड होगा कि यहां हम लिखेंगे x माइनस 3 इफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस इंटू x माइनस 3 इफ x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो इस मॉड फंक्शन के बिहेवियर को जांचने के लिए बेहतर है कि उसको खोलकर इस तरह से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया जाए। ओके, और x माइनस 3 मॉड का जो ग्राफ है ये 3 पर कट करता है x एक्सिस को, ये फर्दर आगे भी हम देखेंगे। और ये एक ऐसा फंक्शन है x मॉड, जस्ट x मॉड, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी तमाम रियल नंबर्स के लिए इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पोलिनोमियल फंक्शंस हैं कि अगर हम पोलिनोमियल फंक्शन इस तरह से लिख सकते हैं कि ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन 1 एक्स प्लस ए नॉट, जबकि ये तमाम ए एन माइनस 1 अप टू ए 1 ए नॉट ये सारे रियल नंबर्स हैं। इन्हें कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ए एन इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन, ए एन माइनस 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1, ए 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए नॉट इज कांस्टेंट टर्म। और अगर ए एन 0 ना हो तो फिर n को कहते हैं n इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन f। ओके, अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो तो इसका मतलब उसकी डिग्री 0 है। अगर हम लीनियर फंक्शन की बात करें तो इस तरह के फंक्शन ax प्लस b ये लीनियर फंक्शन कहलाते हैं और इनकी डिग्री 1 होती है। इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इनकी डिग्री 2 होती है। अच्छा, हम साथ साथ डोमेन को भी डिस्कस कर लें तो बेहतर होगा।
ये जो हमारे पास पावर फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, क्योंकि हम इसमें हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं। और इनकी रेंज भी इवन के लिए डिफरेंट होगी, ऑड के लिए डिफरेंट होगी। अगर n इवन होगा तो फिर आप देख सकते हैं नीचे फंक्शंस के ग्राफ एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, तो उस सूरत में रेंज हमारे पास होगी 0 टू इन्फिनिटी। और अगर n ऑड होगा तो उस सूरत में इस फंक्शन की रेंज होगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर हम उसको r लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आप देख सकते हैं कि इसकी ग्राफ को देखते हुए हम इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। इसमें हर रियल नंबर पुट किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। ज़रा इसको देखते हैं। इसकी डोमेन हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन जो रेंज है आप देखें कि वाई एक्सिस के अलोंग हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं वो जस्ट इंटीजर्स हैं, यानी ये हमें इंटीजर फंक्शन है ना, तो हमें आंसर एक इंटीजर दे रहा है, तो इसलिए इस फंक्शन की रेंज सेट जी है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसमें हम हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, सेट आर। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हर नंबर का आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा। और अगर पोलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन की बात की जाए तो इनमें भी तमाम रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं, तो इनकी डोमेन तो होगी सेट आर, लेकिन इसकी रेंज के बारे में हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। रेंज इज सबसेट ऑफ आर। ये भी पावर इवन, ऑड और इसके कोफिशिएंट्स को देखकर डिसाइड की जाती है, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। जस्ट जो भी पोलिनोमियल दी गई होगी उसको देखकर ही आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इस पोलिनोमियल की रेंज क्या है। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। अगर हम दो पोलिनोमियल्स की रेशो ले लें तो उसको रैशनल फंक्शन कहा जाता है, जबकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये हम पोलिनोमियल ले सकते हैं 2x + 3, और नीचे भी लिख सकते हैं x² + 5x - 3, तो ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर और प्रॉपर में सिर्फ डिग्री को देख के हम ये डिसाइड करते हैं। जैसे ये वाली जो हमने रैशनल एक्सप्रेशन लिखा है, रैशनल फंक्शन लिखा है, ये प्रॉपर है। क्यों? अगर हमारे पास डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर पोलिनोमियल f of x इज लेस देन हो डिग्री ऑफ g of x, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस सूरत में हमारे पास रैशनल फंक्शन प्रॉपर होता है, अदरवाइज इम्प्रॉपर होता है। अदरवाइज में ये हो सकता है कि डिग्री ऑफ p of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g of x, f एंड g। अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले के बराबर हो या ज़्यादा हो तो उस सूरत में वो जो रैशनल फंक्शन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है अलजेब्राइक फंक्शन। तो कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो किसी पोलिनोमियल से बना हो, पोलिनोमियल्स को ऐड किया गया हो, सब्ट्रैक्ट किया गया हो, मल्टीप्लाई किया गया हो, या डिवाइड किया गया हो, या उनके स्क्वायर रूट लिए गए हों, तो उन तमाम फंक्शंस को अलजेब्राइक फंक्शंस कहते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है कि 2 × √(x), आप देख सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल से बना है। इसी तरह ये एक पोलिनोमियल से बना है, ये भी एक पोलिनोमियल से ही बना है। तो ऐसे फंक्शंस को अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। जैसे रैशनल फंक्शन भी अलजेब्राइक फंक्शंस ही हैं, क्योंकि दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है। और ऐसे फंक्शंस जो अलजेब्राइक ना हो उनको ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहा जाता है। जैसे e⁻x है, sin x है, cos x² है। इस तरह के जो फंक्शंस हैं ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। ओके, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और इनके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम आमतौर पर 6 पढ़ते हैं, sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x, cot x, और हैं भी सिर्फ ये 6 ही। अब इनकी डोमेन, रेंज, इनके ग्राफ, इन तमाम चीज़ों को इस एक फिगर में हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। देखें जी, जो हमारे पास साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की डोमेन -∞ टू इन्फिनिटी है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है और इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 तक है। आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ अलोंग y एक्सिस मिनिमम 1 तक है,
-1 तक और मैक्सिमम +1 तक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज -1 से 1 तक है। और इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। पीरियड से मुराद यह है कि इतने इंटरवल के बाद फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। आप देख सकते हैं कि 0 से 2 पाई तक जो फंक्शन है, इसके बाद सेम 2 पाई के बाद भी इसका बिहेवियर वैसा ही बनने जा रहा है, तो इसलिए इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। नेक्स्ट cos x की अगर हम बात करें तो cos x की डोमेन भी -∞ से इन्फिनिटी तक है। इसकी रेंज -1 से 1 तक ही है। क्लोज इंटरवल में यूं लिख सकते हैं -1 to 1, क्योंकि -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, और इसका पीरियड भी 2 पाई है। तो हम देख सकते हैं कि साइन और cos सेम ही है, इनकी डोमेन सेम है, इनकी रेंज सेम है और इनका पीरियड भी सेम है। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं tan x की तरफ, या इससे पहले हम सीकेंट एंड कोसीकेंट को डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इस कोसीकेंट x को देखें तो ये कोसीकेंट x इस साइन x से ही बना है। देखें साइन x 0 कहाँ पर है, पाई पर, तो हमने एक पाई पॉइंट मेंशन कर लिया। फिर साइन x 0 है 0 पर, हमने 0 भी मेंशन कर लिया। इसी तरह -पाई पर भी साइन 0 है तो हमने -पाई भी मेंशन कर लिया। इसी तरह 2 पाई भी। यहां पर हम स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं, वर्टिकल लाइंस। ओके, तो साइन x कोसीकेंट x जो है ये तो इक्वल है 1/sin x। इसका मतलब जहां पर साइन x 0 होगा कोसीकेंट x वहां पर डिफाइंड नहीं होगा। तो एक तो ये हमें पता चला कि ये जो लाइनें हैं x = 2 पाई, x = पाई, x = 0, x = -पाई, ये कोसीकेंट x के ग्राफ पर वर्टिकल एसिम्प्टोट का काम करने वाले हैं। और दूसरा यह है कि यहाँ से देखते हुए इसका ग्राफ हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से जस्ट ऊपर की तरफ अगर हम ग्राफ और नीचे की तरफ मेंशन कर दें, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से हम ऊपर की तरफ ले जाएं और यहाँ से नीचे की तरफ ले जाएं, तो ये जो नया फंक्शन अभी हमने ब्लू में डॉटेड लाइंस में बनाया है, ये कोसीकेंट x का ग्राफ है। तो साइन x का अगर ग्राफ मालूम हो तो वहाँ से कोसीकेंट x का ग्राफ बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। अच्छा, अब बात करें इसकी डोमेन की, तो आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल्स ऑफ पाई पर डिफाइंड नहीं है, यानी डोमेन में वो पॉइंट्स नहीं हैं जहां पर साइन x 0 होता है, और साइन x 0 होता है 0 पर, पाई पर, -पाई पर, 2, -2, 2 पाई, -2 पाई, 3 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन में यूँ हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन ऐसे रियल नंबर नहीं हैं जो मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं, वेयर n बिलोंग टू z। ओके, और इसकी जो रेंज है इसके ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि -1 से नीचे नीचे और +1 से ऊपर ऊपर है, तो इसकी रेंज को हम यूं भी लिख सकते हैं -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ओके, और इसका पीरियड भी 2 पाई ही है। 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपनी शेप बदल रहा है। सेम जैसे हमने कोसीकेंट के लिए डिस्कस किया वैसे ही सीकेंट x के लिए कर सकते हैं। सीकेंट x जो कि 1/cos x के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि जहां जहां cos x 0 होगा वो पॉइंट्स को सीकेंट x की डोमेन में नहीं होंगे, सीकेंट x उन पर डिफाइंड नहीं होगा। और cos x 0 होता है π/2 पर, -π/2 पर, 3π/2 पर या -3π/2 पर, इस तरह से 5π/2, -5π/2 एंड सो ऑन। यानी हम ये बता सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। आप देखें 1π/2, 3π/2, 5π/2, तो ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2n+1 या 2n-1 π/2 वेयर n बिलोंग टू z। तो ये इसकी डोमेन है और इसकी जो रेंज है वो वही है जो कोसीकेंट x की रेंज है, यानी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और इसका पीरियड भी 2 पाई है। ओके, अब हम आते हैं tan x और cot x की तरफ। tan x जो है आप देखें कि जैसे जैसे हम x की वैल्यूज π/2 की तरफ बढ़ेंगी वैसे वैसे tan x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये है कि ये 0 से इन्फिनिटी की तरफ यूं बढ़ेगा। इसी तरह सेम -π/2 की तरफ जाते हुए इसका ग्राफ -∞ की तरफ जाता है और इसका पीरियड पाई है, यानी हर पाई इंटरवल के बाद इसकी शेप उसी तरह से रिपीट होती है।
ओके, ये तो हमने इसका tan x के ग्राफ को डिस्कस कर लिया। अब आते हैं cot x के ग्राफ की तरफ, या पहले आप इसकी डोमेन को देख सकते हैं कि ये तमाम ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर डिफाइंड नहीं है। वैसे भी आप देखें तो tan x इक्वल होता है sin x ओवर cos x, यानी इसकी डोमेन में से वो तमाम पॉइंट्स हम निकाल देंगे जहां पर cos x 0 होता है। सो इसका मतलब यह है कि सेट R माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग टू Z, ये इसकी डोमेन है। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो आप इसके ग्राफ को भी देख सकते हैं कि -∞ से +∞ तक चला जाता है। तो इसकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसका पीरियड पाई है। सेम cot x के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। आप देखें tan x कहाँ पर 0 है, पाई पर, 0 पर, -π पर, 2π, -2π एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स को हम इसकी डोमेन में से निकाल देंगे। सो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस nπ वेयर n बिलोंग टू Z, और इसकी रेंज भी -∞ से ∞ तक है और इसका पीरियड पाई है। तो इस ग्राफ को समझते हुए आप इन तमाम फंक्शंस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ गिवन हो तो उसकी मदद से कुछ नए फंक्शंस के ग्राफ हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू x², और हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू x-2 का, या फिर y इक्वल टू x+2 का, या फिर y इक्वल टू x² -2 का, या फिर y इक्वल x²+2, या फिर y इक्वल टू -x², या फिर y इक्वल टू -x², या फिर y इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस इंटू -x²। तो ये तमाम ग्राफ हम सिर्फ इस एक ग्राफ को देखते हुए बता सकते हैं कि इसके ग्राफ कैसे होंगे, बशर्ते कि हमें इसका ग्राफ मालूम हो। हम जानते हैं कि y इक्वल x² का ग्राफ कुछ यूं होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अगर हमें x-2 का ग्राफ बनाना हो तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि अगर फंक्शन y इक्वल f(x) का ग्राफ मालूम और c एक पॉजिटिव नंबर हो तो f(x माइनस c) का ग्राफ c यूनिट्स राइट हॉरिजेंटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी यूं कहें कि c यूनिट्स हॉरिजेंटली राइट की तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ। तो अगर हम x-2 का ग्राफ चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि 2 यूनिट्स राइट की तरफ ये ग्राफ शिफ्ट होगा, यूं। ओके, इसी तरह अगर f(x प्लस c) होगा तो वो c यूनिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी x+2 का ग्राफ यहां से शुरू होगा। ओके, अब बात करते हैं x² -2, तो वो अब मुकम्मल फंक्शन में कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है। तो अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा c यूनिट्स। तो x² -2 है, इसका मतलब यह है कि ये 2 यूनिट्स नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, यहां से शुरू होगा। और अगर x² +2 है तो प्लस होने की सूरत में ये अप साइड c यूनिट्स मूव करेगा, यानी 2 यूनिट्स हम यहां से ऊपर चले जाएंगे, ये इसका ग्राफ होगा। और अगर रिफ्लेक्शन की बात की जाए y इक्वल टू -f(x) मुकम्मल पूरे फंक्शन के साथ नेगेटिव कर दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि जहां पहले वैल्यूज पॉजिटिव थी वहां अब नेगेटिव होंगी, और जहां पहले वैल्यूज नेगेटिव थी अब वहां पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब यह है कि वो मुकम्मल ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। तो अगर y इक्वल x² का ग्राफ ये है तो y इक्वल -x² का ग्राफ ये होगा नीचे की तरफ। और f ऑफ -x के अगर आप उसमें जस्ट x की जगह -x पुट कर दें तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अबाउट y एक्सिस। तो ये पहले ही y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये एक अगेन हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो अगेन वही x² का ग्राफ ही बनेगा जैसा कि यहां से नजर आ रहा है। और लास्ट में रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन, तो उसके लिए -f ऑफ -x है। यहाँ नीचे भी इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया कि ये x² है, x²+2 करेंगे तो 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर हम x+2 करेंगे तो वो 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा हॉरिजेंटली। अगर -x² करेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और एक से ज्यादा काम भी फंक्शन में हम कर सकते हैं। ओके, तो इस ग्राफ को देखते हैं डी पार्ट में
कि हमारे पास अब फंक्शन है y इक्वल 1 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और हमें y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ मालूम है। इसकी मदद से हम ये ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिएगा कैसे। सबसे पहले तो हम x प्लस 3 होल स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। x प्लस 3 होल स्क्वायर का ग्राफ ये होगा कि यहाँ से 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर हम मूव करेंगे। ये 3 यूनिट्स हमने लेफ्ट साइड पर मूव किया और इसका ग्राफ ये बनेगा, यानी ये है x प्लस 3 होल स्क्वायर का ग्राफ। और अगर हम उसको नेगेटिव भी कर दें, माइनस करेंगे, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस तरह ये नया ग्राफ हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, और लास्ट में अगर हमें 1 ऐड भी करना है तो इसका मतलब ये है कि इसी ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये ग्राफ हमें मिलेगा। तो ये y इक्वल 1 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये तमाम टेक्निक्स हम इसलिए सीख रहे हैं कि बाज़ वक़्त कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जिनमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ करते हुए और उनके ग्राफ को देखते हुए हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू कंबाइन टू फंक्शंस और फिर उनकी डोमेन और रेंज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों f और g, तो उनका सम इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि f प्लस जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। और सेम यही रूल इनकी सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है। और अगर हम डिवाइड करें तो f ओवर g, ये एक नया फंक्शन है जो x पर अप्लाई होगा, तो ये इक्वल होगा f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, लेकिन शर्त ये है कि g ऑफ x 0 ना हो। अच्छा, अब हम इनकी डोमेन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास f और g की डोमेन्स आपको मालूम हो तो f प्लस जी, f माइनस जी, एफ जी और f ओवर जी, इन तमाम की डोमेन हम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। बस करना यह है कि f प्लस जी की डोमेन फाइंड करने के लिए डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन ले लेना है। डोमेन ऑफ f माइनस जी फाइंड करने के लिए भी उन दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेना होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी उनकी डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और एक और फंक्शन है cos x जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, अगर हम इनके सम की बात करें तो यहां से हमें इनके सम में ये फंक्शन मिलेगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, f प्लस जी ऑफ x इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? आप देखें कि फंक्शन f की डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है और cos x, ये जो हमने gx लिखा है, g ऑफ x जो कि cos x है, g ऑफ x जो कि स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल है, तो इसकी जो डोमेन है वो 0 टू इन्फिनिटी है। तो हमें इन दोनों के सम की डोमेन को अगर डिस्कस करना होगा तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो सेट R में सारे रियल नंबर्स हैं और 0 टू इन्फिनिटी जस्ट 0 टू इन्फिनिटी हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी, 0 शामिल है इसमें। ओके, अब अगर हम बात करें कि कोशेंट में अगर दो फंक्शन f और g हों और उनको डिवाइड करके एक नया फंक्शन बनाया जाए, तो जो नया फंक्शन है उसकी डोमेन इक्वल होगी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस दोज पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, यानी उनके पहले डोमेन्स का इंटरसेक्शन लें और फिर उनमें से उन पॉइंट्स को निकाल दें जहां पर नीचे वाला फंक्शन 0 हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, यही दो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन f ऑफ x जो कि है 2x स्क्वायर और g ऑफ x जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर हम इस फंक्शन की बात करें कि f ओवर g जो फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन में वो रियल नंबर नहीं होंगे जहां पर नीचे वाला फंक्शन 0 होता है। अब आप देखें कि इस फंक्शन की डोमेन हम लिखेंगे कि डोमेन ऑफ f ओवर g, इसमें पहले तो उन दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेंगे। हम जानते हैं कि इन दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन है 0 टू इन्फिनिटी, और जहां पर नीचे वाला फंक्शन 0 हो रहा है वो जस्ट एक ही पॉइंट है 0। इसका मतलब यह है कि 0 टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल में से हम 0 सिंगलटन को भी खारिज कर देंगे, तो ये एक ओपन इंटरवल बनेगा 0 टू इन्फिनिटी। एक और बात आपको बता दूं, इस फंक्शन को आपने मिक्स नहीं करना इस फंक्शन के साथ 2x स्क्वायर माइनस 1/2 पावर में, ये तो इक्वल है 2x पावर 4 माइनस 1 3/2। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास
0 टू इन्फिनिटी है, लेकिन जब हम दो ऐसे फंक्शंस की रेशो की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में है। ओके, यानी डोमेन फंक्शन की फाइंड करने के लिए फंक्शन को सिंप्लीफाई करने से पहले ही फाइंड कर लेनी चाहिए। ओके, तो इसी को हम एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइन होता है। ओके, लेकिन अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है एक्स प्लस 2, और इस फंक्शन की डोमेन देखी जाए तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। तो इसलिए ये एहतियात करनी है कि अगर किसी फंक्शन की डोमेन मालूम करनी हो तो जिस फॉर्म में वो फंक्शन गिवन है उसी फॉर्म में उसकी डोमेन मालूम की जाए, उसे सिंप्लीफाई ना किया जाए। ओके, लास्ट में हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर हमारे पास दो ऐसे फंक्शंस हों एफ और जी कि उन दोनों को कंपोज करने से हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन मिले, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल हो आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑफ एक्स, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। और जैसे हम ये देख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और ई पावर एक्स ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं, और इनका ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस अक्रॉस द लाइन वाई इक्वल एक्स, सॉरी वाई एक्सिस नहीं, वाई इक्वल एक्स है। अगर हम ये वाई इक्वल एक्स ड्रा करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो यूं चलता है, ये, और अगर ई पावर एक्स का ग्राफ देखा जाए तो वो यूं है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स सिमेट्रिक हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स।